नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स। अगर महासागरीय विज्ञान में अगर आपको कोई एक चैप्टर ढूंढना हो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसका नाम है महासागरीय धाराएं। ये प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन से बनते ही है, और महासागरीय धाराएं से रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन से बनते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है। और इसको आपको इसमें बहुत सारी धाराएं हैं कि गर्म है धारा, ठंडी है, जिसमें लेब्राडोर है, अलास्का है, कैलिफोर्निया है। तो इतनी सारी धाराएं हैं, इनको कैसे याद करना है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है। तो इसका एक कॉमन पैटर्न है। कॉमन पैटर्न क्या है इन धाराओं को याद करने का? अगर आप देखेंगे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, तो इनके जो पूर्वी भाग पे हैं वो आपकी गर्म जल की धारा मिलेगी। ठीक है। और पश्चिमी भाग पे जैसे है हम्बोल्ट धारा है, यहाँ पे ठंडी धारा मिलती है। आप अपने मैप पे जाके देखना, तो पूरब, जो महाद्वीप के पूरब भाग होगा, जैसे यहाँ पे अफ्रीका के यहाँ पूरब में है, तो यहाँ आपको मिलेगी गर्म जल की धारा। और जो पश्चिम है, महाद्वीप का पश्चिमी ये हिस्सा है महाद्वीपों का, तो यहाँ आपको मिलती है ठंडी धारा। तो कुछ इस प्रकार का एक पैटर्न होता है, तो इनको आप याद करना। और अब मैप में जाके देखना कि कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है। जैसे देखिए, आप ब्राज़ील की धारा है, महाद्वीप के कहाँ पर है, कॉन्टिनेंट के पूरब में है, और ये विषुवत रेखा से भी आ रही है, तो कौन सी धारा होगी, गर्म होगी। ठीक है। दूसरा पैटर्न क्या होता है, जो आपकी देखिए ये ध्रुवों की तरफ से आएगी, वो कौन सी होगी, वो ठंडी होगी। फोकलैंड है, ठंडी गर्म की, ठंडी जलधारा है ना। फोकलैंड कौन सी, ठंडी है। जनरली क्या होगा, जो महाद्वीप के पूर्व हिस्से में कौन सी धारा होगी, गर्म धारा मिलेगी, और महाद्वीप के पश्चिम हिस्से में कौन सी धारा मिलेगी, ठंडी जल की धारा। तो आप ये देखना। दूसरा, जब आप विषुवत रेखा देखिए यहाँ पे खींचिए, जैसे इस प्रकार से मान लीजिए, विषुवत रेखा से जो आप ध्रुव की तरफ चलेंगे तो गर्म जल की धारा मिलेगी। और ध्रुवों से अगर आप विषुवत रेखा की तरफ चलेंगे, दोनों गोलार्धों में, तो आपको ठंडी जल की धारा मिलेगी। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा का जो पानी है वो ज़्यादा गर्म होगा ध्रुवों की तुलना में, और ध्रुवों का जो पानी होगा वो ठंडा होगा, यहाँ से ठंडा पानी आएगा, तो अपने रास्ते में आने वाले पानी का टेम्परेचर क्या करेगा, ये ठंडा करता चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ जनरल पैटर्न है, आप अपने मैप में जाके इनको फाइंड आउट करना और अच्छे से देखना। तो इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगी, मुझे लगता है। आप देखना जाके, आसानी से याद हो जाएगा आपके। आपको फिर रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, देखिए 3 महासागर इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत और हिंद महासागर, इन्हीं में महासागरीय धाराएं चलती हैं। ठीक है। देखिए, अगर आप अटलांटिक महासागर की धाराएं देखेंगे, तो ये जितनी भी महासागरीय धाराएं के नाम लिखे हैं, इनको आप अपने मैप पे देखिए और देखिए कि महाद्वीप के पूर्व हिस्से में है या महाद्वीप के पश्चिम हिस्से में है। महाद्वीप के पूर्व हिस्से में है तो गर्म है या ठंडी है। देखिए, महाद्वीप के पूर्व में तो आपको ये सब गर्म मिलेगी, और महाद्वीप के पश्चिम में ठंडी जल की धारा मिलेगी। तो आप ये पैटर्न है, इसको फाइंड आउट कीजिए और ऐसे ही पढ़िए। अगर आप ऐसे याद करेंगे कि उत्तर विषुवतीय रेखा धारा गर्म है, दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा गर्म है, फ्लोरिडा गर्म, गल्फ स्ट्रीट गर्म, तो दोस्तों ऐसे है ना, बहुत कंफ्यूजिंग होगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आप ठीक टिक भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो 3 महासागर हैं, कौन कौन से, अटलांटिक महासागर धारा, प्रशांत और हिंद महासागर धारा। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत बड़ा चैप्टर है ये वाला। पूरे महासागरीय विज्ञान में सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, वो महासागरीय धाराएं है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है कि कैसे ये धाराएं चलती हैं। ठीक है। तो महासागरीय धारा को प्रभावित कौन करता है, इनकी दिशा को प्रभावित कौन करता है, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो क्वेश्चन हम पहले देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। तो पहला, अगर आप पढ़ेंगे, पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। देखिए, अगर आपको आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कंसेप्ट सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा। आप अपनी स्टैटिक्स बुक से आप पढ़िए जाके, तो आप पाएंगे इनमें से। देखिए, वायुदाब और हवा महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका ठीक होगा। देखिए, सेकंड ठीक होगा, तो आपका सी तो एलिमिनेट हो गया। तो ए, बी और डी, इन 3 में से ऑप्शन होगा। देखिए, 1/3 तक तो आप एटलीस्ट पहुंच ही गए। ठीक है। देखिए, अगर आप देखें महासागरीय जल का घनत्व, तो महासागरीय जल का घनत्व भी एक कारण है। तो सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड भी ठीक होगा। सेकंड थर्ड किस किस में है, बी और डी। तो ए भी कट गया। देखिए, 50-50 तक आप पहुंच गए हैं।
ये कंसेप्ट तो आपको इसमें पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं करना है आपको। देखिए पृथ्वी का आवर्तन है और पृथ्वी का परिक्रमण है। देखिए इन दोनों में से केवल एक ही स्टेटमेंट आपका ठीक होगा, क्योंकि अब बी और डी बचे हैं। सेकंड और थर्ड तो पक्का पक्का ठीक है। देखिए सेकंड इसमें भी है, थर्ड इसमें भी है। देखिए सेकंड थर्ड इन दोनों में है, तो वन या फोर्थ में से एक ठीक होगा। देखिए पृथ्वी का आवर्तन है और पृथ्वी का परिक्रमण है। देखिए पृथ्वी का परिक्रमण महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ठीक है और फोर्थ गलत है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बी इसका राइट आंसर है। देखिए एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इन कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण, ठीक है, तो परिभ्रमण, आवर्तन का मतलब परिभ्रमण, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, और ये सब कारण है, ये सब प्रभावित करते हैं महासागरीय धाराओं को। तो राइट आंसर कौन सा है? बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है, ठीक है। अगला, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। देखिए सेकंड पढ़ेंगे तो सेकंड एकदम पक्का ठीक है, क्योंकि महासागरीय धारा का क्या काम है? पृथ्वी पर टेम्परेचर संतुलित करेगी। कैसे? अगर विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से जो पानी है जल अगर ध्रुवों की तरफ जाएगा, तो गर्म पानी यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सर्दी का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो संतुलन नहीं करेंगे, ऐसे ठंडा पानी यहाँ पे आ जाएगा ध्रुवों की, ध्रुवों से कहाँ पे? विषुवत रेखा की तरफ, तो थोड़ा क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो जाएगा। तो सेकंड तो स्टेटमेंट आपका ठीक है, बिल्कुल एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड वाला। तो सेकंड अगर ठीक है तो ए, बी और डी में है, तो सी में तो नहीं है, ठीक है। देखिए हम वन थर्ड पे पहुंच गए हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलयमान होती है, ठीक है, यानी कि महासागरीय धाराएं जो आपकी सनातनी पवन है उनके द्वारा चलती है। तो थर्ड भी स्टेटमेंट ठीक है। देखिए सेकंड और थर्ड एकदम पक्का ठीक है। सेकंड और थर्ड को देखेंगे तो ये तो कट गया, यहाँ पे भी देखिए 50-50 तक पहुंच गए यहाँ पे। आप कहेंगे कि कैसे आंसर निकले? देखिए ये पूरा कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया कि महासागरीय धाराएं जो चैप्टर है वो बहुत ही कंसेप्ट बेस, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। फोर्थ पढ़ेंगे, महासागरीय धाराएं महासागरीय संरूपण द्वारा प्रभावित है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। देखिए महासागरीय जो का जो है क्या बोलते हैं, जो उच्चावाच है ना, या उच्चावाच कह लें आप, या देखिए अगर इसमें कोई वर्ड मुझे भी याद नहीं आ रहा है, संरूपण को बोलते हैं, उच्चावाच ही ज़्यादा बेटर शब्द होगा। ये स्थलाकृति बोल दिए महासागर की, तो उनके द्वारा प्रभावित होती है। हाँ ठीक है, सपोज कीजिए जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पे कुछ ऐसा क्षेत्र आ गया कि ऐसे धारा टकराई और दो हिस्सों में बढ़ गई, तो प्रभावित होगा नहीं होगा? जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कैरिबियन सागर है, तो यहाँ पे धाराएं दो भागों में बंटती है, ठीक है, जिसको गल्फ स्ट्रीम की धारा बोलते हैं। तो अब देखना है यहाँ पे, तो महासागरीय जो उच्चावाच है उसके द्वारा प्रभावित होती है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। तो सेकंड थर्ड और फोर्थ ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप फर्स्ट को देखेंगे, महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है, तो ये भी बहुत ही राइट स्टेटमेंट है कि जल का मंद भूपृष्ठ संचलन है, यानी कि महासागर में जल एक नदी के समान बहता है। देखिए इस तरह से बहता चलता चला जाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे स्टेटमेंट ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। देखिए बहुत ही कंसेप्ट बेस ये वाला क्वेश्चन था, तो डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ें, देखिए इसको इत्मीनान से पढ़िए। क्वेश्चन को सही करने की पहली शर्त यह है कि इसको हमें इत्मीनान से पढ़ना है, बहुत ही पेशेंस के साथ पढ़ना है। तो हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से बताना है कि कौन सा कारक उत्तरदायी है जो महासागरीय धाराओं में परिवर्तन ला देता है। तो हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है, ठीक है। हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है, ये भी नहीं है। हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। देखिए आप बी और डी देखेंगे, हिंद महासागर की बात कर रहा है और कह रहा है कि महासागरीय धाराओं में परिवर्तन हो जाता है, तो किसके कारण हो जाता है? मानसूनी प्रवाह के कारण। कैसे? देखिए महासागरीय धारा ऐसे, ये हिंद महासागर है मान लीजिए, ये इंडिया भारत का नक्शा हो गया है, और ये हिंद महासागर है।
तो अब धारें ऐसे बह रही है, ठीक है, वो सॉरी मानसून ऐसे बह रहा है। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे चलता है, इस तरह से चलता है, और भारत में केरल में सबसे पहले वर्षा करता है और आगे बढ़ता है। तो जब ये मानसून आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो महासागरीय धाराओं को भी तो ऐसे आगे बढ़ाता चला जाएगा। और सर्दी के दिनों में क्या होगा, सर्दी के दिनों में हवाएं कहाँ से चलती है, स्थल से समुद्र की तरफ। जब ऐसे मानसून वापस लौटेगा तो महासागरीय दिशा की, महासागरीय की जो महासागर में जो महासागरीय धाराएं हैं उनकी दिशा भी तो परिवर्तित होगी। ठीक है, नहीं समझे? देखिए इसको दोबारा समझाते हैं। ये देखिए, ये महासागर है, आपका दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे चलता है। जब चलेगा तो महासागर का जो पानी है, जल है, वो भी तो ऐसे चलेगा इसी दिशा में। ठीक है, और जब ये मानसून लौटेगा वापस आएगा, तो जब वापस आएगा मानसून सर्दियों के दिनों में, तो जब ऐसे आएगा तो पानी भी तो महासागर का ऐसे चलेगा फिर वापस। तो महासागरीय जो धाराएं हैं वे परिवर्तित नहीं होगी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी है, बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा भी है यहाँ पे, हिंद महासागर की धाराओं में प्रशांत व अटलांटिक महासागरीय धाराओं का क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थलमंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में दो बार परिवर्तन होता है। देखिए दोनों बार मैंने बता दिया है, दक्षिण पश्चिम मानसून होगा, फिर होता है उत्तर पूर्व मानसून। उत्तर पूर्व मानसून सर्दियों में चलता है। ठीक है, तो ये आपने देखा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगुलहास धारा चलती है तो कहाँ चलते हैं, हिंद महासागर में, तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो अगुलहास धारा, तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, तो कनारी है, हम्बोल्ट है, ओयोसीवो है, तो अगुलहास, तो राइट आंसर है डी। देखिए अगुलहास बार बार रिपीट है, तो आपको इसके इस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि ठंडी महासागरीय धारा है, गर्म है, कैसी है। ठीक है, तो राइट आंसर है डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है, तो नॉर्वे। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, ये जो देश हैं ये सबसे ज़्यादा इनसे लाभान्वित होते हैं। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, तो बेंगुला धारा, तो राइट आंसर है बी। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि कनारी, अगुलहास, ब्राजील कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। मैंने आपको बताया कि आज अपने मैप में जाके देखेगा कि ठंडी धारा कहाँ पर है और गर्म धारा कहाँ पर है। ठीक है, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में आपको गर्म धारा मिलेगी और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आपको ठंडी धारा मिलेगी। और ये एक कंसेप्ट और है जो जिसको बोलते हैं कि जो मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में क्यों पाए जाते हैं, उसका रीजन यही है क्योंकि इनके पीछे यहाँ पे ठंडी जल की धारा मिलती है जो वर्षा नहीं करा पाती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन सा है, बेंगुला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है, तो अगुलास तो है, मुंजाबिक है, दक्षिणी हिंद महासागर की धारा है, तो बेंगुला नहीं है, तो बेंगुला राइट आंसर है। तो डी इसका राइट आंसर है। ये बेंगुला धारा किससे संबंधित है, ये एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूरब एवं अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिम तट के किनारे प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर कौन सा है इसका, डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। ये बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है सी। तो सी राइट आंसर है। देखिए दक्षिण अटलांटिक में एक इस प्रकार से वृत्त टाइप बन जाता है धाराओं से। देखिए ऐसे चलती है धारा, फिर ऐसे आएगी, फिर इस तरह से। ठीक है ना, तो उसमें किनारी धारा योगदान नहीं देती है, तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है वह है, तो बेंगुला, ब्राजीलियन, दक्षिणी
भूमध्य रेखीय और पेरुवियन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कि कौन सी तीन से भिन्न है। देखिए बैंगुला, देखिए बैंगुला, ब्राजीलियन और दक्षिण भूमध्य रेखीय। ये जो धारा है ये अलग है, जो पेरुवियन है वो अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए बैंगुला जो है और ब्राजीलियन है और दक्षिणी दक्षिणी भूमध्य रेखीय जो धारा है वो कौन सी धारा है? ये आपकी गर्म जल की धारा है। ठीक है, जबकि पेरुवियन धारा कौन सी है? ये ठंडी जल की धारा है। ठीक है, ये ठंडी जल की धारा है, तो इसलिए ये अलग है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, पेरुवियन धारा छोड़कर सभी तीन धारा का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर से है, जो एक वृत्त का निर्माण करती है। पेरुवियन धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है, इसको हमबोल्ट की धारा भी कहते हैं, और एक ठंडी जल धारा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपने देखा वो पेरुवियन हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? देखिए पेरुवियन, हमबोल्ट, जिसको हमबोल्ट को ही पेरुवियन या पेरू की जलधारा भी बोलते हैं। अगला है क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील। तो इसका जो शीत धारा है कौन सी है? पेरुवियन है, हमबोल्ट की धारा या पेरू की धारा। अगर पेरू आए तो वो भी ठीक है, पेरुवियन आए वह भी ठीक है, हमबोल्ट आए वह भी ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ब्राजील धारा, हम्बोल्ट, गल्फ स्ट्रीम, अगुलहास। अगुलहास तो हिंद महासागर है, ये तो ठीक है आपका। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये भी ठीक है। देखिए हम्बोल्ट की जो धारा है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है। ठीक है, देखिए कहाँ पर है? पेरू के तट पर, और कहाँ पे? अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम है तो खाड़ी में एक नदी, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, एक महासागरीय धारा है, एक धरातलीय धारा है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक मैप दे रखा है यहाँ पे आपको आपको बताना है कि दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है। देखिए ऊपर से एक धारा आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और एक धारा आ रही है आपकी कहाँ से? तो एक धारा आ रही है आपकी ध्रुव की तरफ से। तो मैं बताना कि ध्रुव की तरफ से कौन सी धारा आ रही है, और जो विषुवत रेखा से है वहां से कौन सी धारा आ रही है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर से जो आ रही है वो बैंगुला की धारा है। ठीक है ना, तो बैंगुला की धारा है। और जो नीचे से जा रही है वो गिनी की धारा है ना। तो राइट आंसर देखते हैं इसमें कौन सा होने वाला है। देखिए ए बी सी डी, तो उसमें बैंगुला और गिनी, तो डी राइट आंसर है इसका। उपयुक्त मानचित्र में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा बैंगुला है, और उत्तर से दक्षिण प्रवाहित हो रही गिनी की खाड़ी में गिनी धारा का युग्म प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैप पे अगर आपके अच्छे से पकड़ा है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा, आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके कर सकते हैं। क्यों? देखिए अगुलहास जो धारा है, ये अगुलहास वे किससे संबंधित है? हिंद महासागर से। और ये मैप किसका दे रखा है? देखिए अगर ये मैप देख रखा है अफ्रीका का, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पे कौन कौन सी धारा है? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगुलहास तो हिंद महासागर से संबंधित है, फोकलैंड भी नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि फोकलैंड किससे संबंधित है? साउथ अमेरिका के जो पूरब में धारा है वहां से संबंधित है। कनारी हम्बोल्ट भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को इसको टैकल कर सकते हैं। बाकी राइट आंसर इसका डी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। गल्फ स्ट्रीम है, पश्चिमी वायु प्रवाह से पेरू धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। देखिए इनको आपको इत्मीनान से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। देखिए प्रशांत महासागर, पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा, हिंद महासागर धारा और गर्म धारा। तो देखिए देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है वो दोस्तों एक गर्म जल की धारा है। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल की धारा है, तो ए का 4 होगा। तो ए का 4 है, तो सबसे पहले देखते हैं इससे आंसर निकलता है नहीं। तो ए ये रहा आपका, और 4 का है यहाँ पे? ए में है और सी में, तो बी और डी में नहीं। तो बी को एलिमिनेट कर दीजिए और डी को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए पश्चिमी वायु प्रवाह
ये तो जो बी है, बी का टू बिल्कुल एकदम सीधे सीधे दिख ही रहा है। देखिए पश्चिम वायु प्रवाह, देखिए वेस्टर्न वाइन ड्रिफ्ट है, जो आपकी कहाँ से चलती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, इसी से बहुत सारी धाराएं इस तरह से मुड़ जाती है, फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास मुड़ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, अगर आप सेकंड वाला पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे आप, पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा, तो पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। मैप देखेंगे आप और अपना स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बी का टू होगा, तो बी का टू है, तो बी ये रहा, और टू है केवल ए ऑप्शन में। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। बेशक हमें पेरू धारा ना पता हो, लेकिन पेरू धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको, ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ये हिंद महासागर से संबंधित है, तो राइट आंसर इसका ए, इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, लेकिन में बहुत कंफ्यूजन आपको होता होगा, तो इसका तरीका एक ही है केवल। आप अपना मैप देखिए, मैप पे अच्छी पकड़ बनाइए, और वहाँ पे है ना, जो आपका वर्ल्ड का मैप हो, जो आपके रूम में लगा होगा, तो वहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि पूरब में ये वाली धारा है, ऐसे ऐसे डायग्राम बना सकते हैं वहाँ पे। तो इसी तरह से आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय प्रतिधाराओं या इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। देखिए सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट ही समझना है, तभी तो हम आंसर कर पाएंगे। ये कह रहा है कि विषुवतीय प्रतिधाराएं हैं, इक्वेटोरियल काउंटर करंट है। ये क्या होता है, ये है ना आपकी पूर्व से पश्चिम चलती है, ओ सॉरी, पश्चिम से पूर्व चलती है। तो ये इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व चलती है, पूर्व भूमि है, तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये हमें बताना है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, जल की लवणता में अंतर, विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला का होना। देखिए बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको ये बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पश्चिम से पूर्व चलती है। आप जितने भी ये देखेंगे इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये पश्चिम से पूर्व चलती है। तो इसका कारण क्या है, देखें इसका कारण ये है, जो आपकी विश्वतीय विश्वतीय धाराएं हैं, ये सब पूर्व से पश्चिम चलती हैं। ठीक है, इस दिशा में, जब ये इस दिशा में चलेंगी तो यहाँ से बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ से एक विपरीत डायरेक्शन में धारा चलने लगेगी, जिसको बोलते हैं विषुवतीय प्रतिधारा। ठीक है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, आप इसके बारे में पढ़ना। तो यही एक रीजन है। रीजन कौन सा है, बी वाला, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण। तो ये दोनों विषुवतीय धाराएं हैं, एक तो ये वाली ए और ये बी, ये दोनों आपस में यहाँ जाके मिलेगी पश्चिम में, और यहीं से एक धारा बन जाएगी जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो इसको पढ़ना आप, हिंद महासागर में धारा नहीं होती है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्या पता अगली बार भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो क्यूरोसिवो, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, कनारी, तो कनारी संबंधित नहीं है, जबकि क्यूरोसिवो, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट ये सब प्रशांत महासागर से संबंधित है, तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म की जलधारा है। ठीक है, तो गर्म की जलधारा में बताने, गर्म धारा कौन सी है, तो ब्राजील, फोकलैंड, लेब्राडोर और कनारी ठंडी धारा है, जबकि ब्राजील है गर्म धारा। तो राइट आंसर है बी। देखिए अगला जो चैप्टर है वो लवणता है। अभी हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, महासागरीय धाराएं। मैं आपको फिर बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस पे अच्छे से अपनी पकड़ बनाना है। तो अगला चैप्टर पढ़ते हैं हम, लवणता, सैलिनिटी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। तो हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि, नदियाँ, पवन, ज्वालामुखी से जो मटेरियल निकलता है, राख वगैरह, वो नहीं, भूमि इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। तो राइट आंसर है डी, सोडियम क्लोराइड। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर, झीलवान, तुर्की में। देखिए झील वान है, वान एक झील है, तो कहाँ पे पाई जाती है, तुर्की में। इसमें सबसे ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। देखिए बहुत ही छोटा सा चैप्टर है,
मैंने आपको बताया कि अगर आप महासागरीय विज्ञान को पढ़ने बैठेंगे तो पूरा एक दिन में आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। एक दिन में सारे आप इसके कंसेप्ट पढ़ सकते हैं और एक ही दिन में आप उसके जो पिछले साल के क्वेश्चन है उनको पढ़ सकते हैं। एक दिन में ये सब कवर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आप इसको एक दिन लगा के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है, तो मृत सागर, डेड सी। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, तो डेड सी। तो राइट आंसर है इसका डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में हमें क्या करना होता है। देखिए लवणता तथा गहराई कम होती है। ठीक है, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है। देखिए समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है, अगर समुद्र में घनत्व बढ़ेगा तो लवणता भी बढ़ेगी किंतु गहराई क्या हो जाएगी, कम होगी। तो राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेट सोल्ट झील कहाँ स्थित है, तो अमेरिका में। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है, खारापन, तो 35 पीपीटी। तो राइट आंसर है बी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है एग्जामिनर, तो आप छोड़ सकते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो डेड सी में। तो डेड सी में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। तो राइट आंसर है डी। देखिए अगला चैप्टर है ज्वार भाटा, इसको पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। देखिए पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। उत्पत्ति का हमें कारण बताना है। देखिए सूर्य के प्रभाव के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति से, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, या गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। तो राइट आंसर कौन सा है इसका, डी इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, तो इनकी वजह से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो राइट आंसर है डी। और इन तीनों जो यहाँ पे कंसेप्ट है इनको आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा हो तो एक बार आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटा किन के कारण होता है। देखिए सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो तीनों राइट आंसर है, तो डी इसका राइट आंसर हुआ। देखिए इनडायरेक्ट हाई टाइड, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने के क्या कारण है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो राइट आंसर है सी, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। देखिए अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, ठीक है। अगर आप कारण पढ़ेंगे, लघु ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटे के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। देखिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको छोड़ने में ही भलाई है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो उतनी मेरिट भी नहीं जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो सी है, ए सही है, आर गलत है। यानी कि पहला जो कथन है वो ठीक है, जो कारण है वो गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्र में दिखाई गई निम्नांकित या निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी। तो M1 M2 M3 M4 दे रखा है, तो M4 में सबसे ज्यादा समुद्र ज्वार की ऊंचाई होगी। तो राइट आंसर है इसका डी, डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे कि वृहद ज्वार आता है, तो चार ऑप्शन है, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही होती है, जब रात बहुत ठंडी हो। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ए, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती है, तो किसके कारण होती है, चंद्रमा से। तो राइट आंसर है डी, ठीक है। देखिए अगला चैप्टर देखते हैं, ओशियनिक ट्रेंच के बारे में पढ़ते हैं, महासागरीय गर्त। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन बन जाता है इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है। देखिए अगर आप पढ़ेंगे एलुशियन गर्त, देखिए महासागरीय गर्त क्या होती है, गर्त होती है महासागरों में बहुत गहरी स्थान है ना, बहुत ही गहरा, बहुत डीप पॉइंट होता है।
सुंडा गर्त है और सैंडविच है। देखिए एल्यूशियन आपको पता होना चाहिए, सुंडा गर्त के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेशक आपको बी या डी नहीं पता हो, सैंडविच भी आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता हो लेकिन सुंडा और एल्यूशियन तो आपको पता होने चाहिए, है ना। तो सुंडा जो गर्त है जिसको जावा खाई बोलते हैं वो किससे संबंधित है? हिंद महासागर से। तो सी का फर्स्ट, क्योंकि हिंद महासागर से संबंधित है तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए, तो सी का है फर्स्ट। सी का अगर आप फर्स्ट देखेंगे तो सी आपका ये रहा और फर्स्ट है ए और बी में, तो सी और डी तो आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया है। देखिए एल्यूशियन खाई किससे संबंधित है? उत्तर प्रशांत महासागर से। तो ए का है टू। देखिए अगर ए का टू देखते हैं तो ए का टू किस किस में है? तो ए और बी में है। देखिए आप यहाँ 50-50 तक पहुंच गए हैं, बाकी अगर आपको नहीं पता क्वेश्चन तो यहाँ फंस सकता है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 50-50 तक पहुंच गए, आपको अटेम्प्ट जरूर लेना है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार के अगर 4 क्वेश्चन आ गए, अगर 50-50 की पॉसिबिलिटी है तो 2 क्वेश्चन तो आपके इसमें एटलीस्ट ठीक हो ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सैंडविच खाई, मैंने बताया कि सैंडविच खाई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, किससे संबंधित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर से। ठीक है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहाँ है इसमें देखेंगे तो ये रहा दक्षिणी हिंद महासागर, सॉरी दक्षिणी अंध महासागर। तो डी का है 4। तो डी का 4 है तो डी ये रहा आपका, और 4 कहाँ है? 4 देखिए 4 इसमें है, तो 20 का राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर ऐसे कैसे निकला? बी। तो मैंने आपको बताया एल्यूशन खाई आपके बारे में पता होनी चाहिए, सुंडा के बारे में पता होना चाहिए, और सैंडविच, क्योंकि रिपीट है क्वेश्चन बार बार। तो 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो इनमें देखेंगे आप तो चैलेंजर, चैलेंजर को मैरियाना गर्त बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैरियाना गर्त ही सबसे बड़ा गर्त है, गहरा गर्त है। ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। तो राइट आंसर है बी। और उसकी गहराई लगभग कितनी है? तो 11,033 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामैटिना स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? हिंद महासागर में। तो डायामैटिना जो खाई है वो हिंद महासागर में स्थित है, तो राइट आंसर है सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, सोचिए 1 को सोचिए 2 से आपको मिलाना है। देखिए जावा ट्रेंच है, यूरेशियन है, मैरियाना है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। देखिए चारों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और बिल्कुल अटेम्प्ट करना है ये। ठीक है, तो मैरियाना ट्रेंच किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया आपको, प्रशांत महासागर से। तो ए का है 3। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इससे आंसर निकलता है या नहीं निकलता है। तो ए का 3 है, तो ए आपका ये रहा, और 3 का है केवल बी में। तो 20 का राइट आंसर हो गया। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी पीएसएस बहुत पूछता है। देखिए ये भी पूछा गया है, ये ना 2017 में पूछा गया है। और आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, अगर आपको एक भी पता होगा ना तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं। और ये चारों ट्रेंच ऐसी हैं जो हर बार एग्जाम में पूछा जाती है और बार बार रिपीट भी हैं, तो ऐसे में आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना है, घबराना नहीं है। तो मैरियाना ट्रेंच किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर से है। देखिए आंसर निकल गया यहाँ से। ठीक है, प्यूर्टो रिको रेंज किससे संबंधित है? प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर से। तो बी का है 4। तो बी का 4 ये रहा आपका। ठीक है, जो जावा ट्रेंच है वो किससे संबंधित है? ये तो आपको पता होना चाहिए, हिंद महासागर से है। तो सी का है फर्स्ट, सी का फर्स्ट ये रहा। और आर्कटिक महासागर यूरेशियन बेसिन। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? बी। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो रिपीट है आप उनको ए फोर साइज शीट पर लिख भी सकते हैं। देखिए प्रशांत महासागर मैरियाना गर्त है, अटलांटिक महासागर प्यूर्टो रिको गर्त है, आर्कटिक महासागर यूरेशियन बेसिन है, हिंद महासागर जावा गर्त है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। तो आज इस वीडियो में हमने क्या देखा, 2-3 चैप्टर हमने डिस्कस किए। एक तो महासागरीय धारा वाला चैप्टर है, वो हमने अच्छे से पढ़ा है इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हमने देखा लवंता वाला चैप्टर, फिर हमने देखा ज्वार भाटा, और 25वां चैप्टर था महासागरीय गर्त। जो नेक्स्ट चैप्टर है नदी, विश्व की नदियाँ, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, अभी के लिए छोड़ दें। 27वां चैप्टर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।